आज की कहानी मध्य प्रदेश की है। ये कहानी हमें अजीत नाम के व्यक्ति ने भेजी है। ये घटना उनके साथ 2003 में घटी थी, जब अजीत की उम्र लगभग 24 से 25 साल की रही होगी। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि अजीत के साथ में क्या घटना घटी थी, उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम अजीत है। मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूं। मेरे पिता की बस अड्डे पर एक मिठाई की दुकान थी, पुराना बस अड्डा। लेकिन वो जब से बस अड्डा बंद हुआ और नया बस अड्डा खुल चुका था, तो उस बस अड्डे पर बस आना बंद हो चुका था। मिठाई की दुकान जो मेरी बहुत चला करती थी, कई लोग काम करते थे। मिठाई के साथ में नाश्ता पानी का भी सब इंतजाम था। लेकिन सब कुछ अब बर्बाद होने लगा। जैसे ही बस अड्डा शिफ्ट हो चुका था, धीरे धीरे जो भी हमारे साथ में काम करने वाले लोग थे, अब एक तरह से अब उनको छोड़ना पड़ा। ऐसा हालत हो गया कि जो लोग हमारे भरोसे के थे, उनको हाथ जोड़ करके बोलना पड़ा कि भैया, अब हम आपको रख नहीं पाएंगे, आप दूसरा कोई इंतजाम कर लीजिए। ये जो दुकान थी मेरे पिता की थी, और पिता बहुत दिनों से इस दुकान पर काम कर रहे थे। जब मेरी उम्र के थे तब तक ये दुकान संभाल रहे थे। लेकिन आज उस दुकान को देखकर मुझे रोना आ रहा था। अब उस दुकान को मैं संभालता था, और जब दुकान की हालत ये हुई तो पिताजी की आंखों में आंसू आ चुके थे और एक तरह से सदमे में आ चुके थे, बीमार पड़ गए थे। लेकिन मैं उनको संभालने की कोशिश करता था कि जो होना है वो तो होकर रहेगा। आखिरकार पिताजी संभल तो गए थे, लेकिन वो एक तरह से बहुत ही कम बोलते थे। दुकान पर तो बिल्कुल जाते ही नहीं थे, जैसे उनका दिल टूट गया हो। हां, दुकान ऐसा था कि पूरा बंद नहीं हुआ था, लेकिन वो जो कमाई थी ना, वो खत्म हो चुकी थी। अब मैं जहां कई लोगों के बीच में काम करता था, कई लोग हमारे नीचे काम करते थे, अब वो लोग चले गए थे। अब हमारी दुकान बिल्कुल अब एक छोटा सा रह गया था। नाश्ते पानी की दुकान कहा जाए कि चाय नाश्ते की दुकान मिठाई की दुकान से हो चुका था, और मैं अकेले ही अब उस दुकान को संभाल रहा था। मेरी उम्र लगभग 24 से 25 साल की थी। मैं वो सब पुराना बात याद करता था कि देखो ये दुकान कितनी चलती थी, जब ये बस अड्डा यहां पर बसें रुका करती थी, और आज वो बस अड्डा शिफ्ट हो गया तो ये दुकान का रौनक ही चला गया। खैर, दुकान अपना था तो अब हमने सोचा भी था कि इस दुकान को बेच करके नए बस अड्डे की तरफ दुकान लिया जाए। लेकिन जब वहां के दुकानों का रेट हमने सुना तो हमने तो मान लिया था कि इस जन्म में तो हम दुकान नहीं खरीद पाएंगे। एक तरह से दिल महसूस करके रह चुके थे, जो था उसी में हम अब काम चला रहे थे। हां, इतना खर्चा तो मेरा निकल ही जाता था कि मैं अपने परिवार को सही ढंग से अब एक तरह से पालन पोषण कर सकूं। अब ऐसा ही हमारा चल रहा था, लेकिन बचत बिल्कुल नहीं हो पाती थी। जो बचत था वो तो कभी का पिताजी ने खत्म कर दिया था। 3 बहनों की शादी, और उन्होंने कहां सोचा था कि दुकान हमारी एक दिन बंद हो जाएगी, यानी उसका कारोबार खत्म हो जाएगा। कभी उन्होंने सोचा नहीं था। लेकिन यही होता है, होनी अब कब हो जाए, अब कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं इन चीजों से परेशान नहीं होता था, लेकिन जब मैं सोचता था ना, तब मैं अब एक तरह से परेशान हो जाता था। मैं सोचना ही बंद कर दिया था। मैं अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश करता था, और मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई थी। मेरी तीनों बहनों की अब शादी हो चुकी थी। पिता को देखभाल करना मेरा फर्ज था। उनके लिए दवा दारू का इंतजाम करना, डॉक्टर के पास ले जाना, ये सब मैं बखूबी करता था। अब मैं अपनी दुकान पर रोजमर्रा की तरह बैठ रहा था। शाम का टाइम था, सूरज डूब चुका था। हमने दुकान की लाइटें ऑन कर रखी थी। अब हमारी दुकान में थोड़ा बहुत अब जो मेन मिठाई होती थी, और वही हम रखते थे। और नहीं तो पहले मिठाइयों का इतना प्रकार होता था कि मैं भी कभी नाम भूल जाता था। लेकिन वो बात खत्म हो चुकी थी। अब तो छोटी सी दुकान हमारी बन चुकी थी बड़ी दुकान से, और गिने चुने मिठाई रह गए थे, और वही नाश्ता पानी चाय का दुकान रह गया था। शाम के करीब 8 बज रहे थे। अब बाजार में अब एक तरह से हर तरफ जो दुकानें जो छोटी बड़ी थी, सब में लाइट चली हुई थी, और सब अपने ग्राहक के इंतजार कर रहे थे।
9 बजे के आसपास हम लोग दुकान बढ़ा दिया करते थे और आज कुछ खास बिक्री मेरी हुई नहीं थी। मैं भी बहुत परेशान था कि आज कोई भी मोटा ग्राहक नहीं मिला। मिठाइयों का सेल मेरा कुछ ज्यादा हुआ नहीं था। हां, नाश्ते पानी का सेल तो चलता रहता था। 8 बजे के आसपास एक स्टूडेंट जैसी लड़की मेरे दुकान पर आई, जैसे कॉलेज की स्टूडेंट हो। वैसे ही कपड़े वपड़े सब पहन रखी थी और हमारे एरिया में स्टूडेंट बहुत लड़कियां रहती थी, जो अब एक कमरा लेकर के अब उसमें 4 लड़कियां 5 लड़कियां अब ऐसा में रहा करती थी। मैं तो यही समझा था कि ये स्टूडेंट है और बाहर किसी गांव से पढ़ने के लिए आई है। अब हमारी दुकान पर आते थे मिठाई विठाई के लिए तो मैं पहचानता था कुछ को, लेकिन ये जो लड़की आई थी ना, मेरे लिए बिल्कुल अनजानी थी और देखने में बहुत ही सुंदर लड़की। पहनावा भी बहुत बढ़िया था उसका। जब वो आई तो मैं समझ गया कि इसको बर्फी चाहिए, क्योंकि हमारी दुकान की बर्फी बहुत ही स्वादिष्ट होती थी और बहुत ही शानदार होती थी। मैं बोला, आपको क्या चाहिए? उसने बर्फी की तरफ उंगली उठाई। कैसे किलो है ये बर्फी? मैंने रेट बताया, तब वो सोचती रही। मैं अपने दूसरे काम में लग गया कि चलो सोच लेने दो कितना लेना है। मैं जानता था कि आधा किलो या 1 किलो से ऊपर ये लेने वाली नहीं है। 4-5 लड़कियां होती हैं और उसी में थोड़ा मिलकर के खा पी लेती है। लेकिन वो लड़की बोलने लगी कि आपके पास अभी कितनी मिठाई है? मैं उसकी तरफ देखने लगा। अब मैं अपनी मिठाई की ओर देखा। मुश्किल से 3-3.5 किलो बर्फी बची हुई थी। मैं एक अनुमान लगा लिया कि 4 किलो के आसपास है और तब वो कहने लगी, ठीक है, सारा का सारा तोल दीजिए। मैं बड़ा खुश हो गया कि चलो लास्ट टाइम में, लास्ट मोमेंट में, जब दुकान बढ़ाने का टाइम हो रहा है और तब मेरी अच्छी बिक्री हो गई। मैं खुशी खुशी सारी बर्फी निकाल करके अब तोलने लगा। वो 4 किलो से कम निकली और तब मैंने कहा कि 4 किलो से कम है जी थोड़ा। कहने लगी, चलेगा, अगली बार में थोड़ा और पूरा कर लीजिएगा, मैं तो अब आती रहूंगी। अब एक तरह से बातचीत का सिलसिला उससे शुरू हो गया था। मैंने कहा कि आप स्टूडेंट हैं? तब वो कहने लगी, हां, मैं बाहर गांव से आई हूं यहां पढ़ने के लिए। मैंने बोला, साथ में सहेलियां भी होंगी? और तब कहने लगी, हां, सहेलियां हैं। मैंने बोला कि 4-5 होंगी? बोली, नहीं नहीं, सिर्फ हम एक सहेली के साथ एक कमरे में शेयर करके रहते हैं। मैंने बोला, फिर इतनी मिठाई? वो कहने लगी कि हमारी जो पड़ोस की अब सहेली है वो हमारे पास में कभी कभी आती है, हम भी उनके पास में जाते हैं, तो आज हमारे घर पर कुछ सहेलियां आने वाली है। अब एक तरह से आप दावत ही समझ लीजिए। बातचीत का जो सिलसिला था अब काफी देर तक चला। मैं उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की मुझे बेहद ही अच्छी लग रही थी। इतनी मीठी बोली थी कि बस मैं तो यही सुनना चाहता था कि बस ये बोलते जाए और मैं सुनते जाऊं। एक तरह से कहूं ना तो मैं पहली नजर में उसको दिल दे बैठा था। आखिरकार लड़की पैसा दे करके, और वो कुछ ज्यादा ही पैसा था। जब मैं उसको खुला देने लगा तब कहने लगी, अरे रहने दीजिए, हिसाब में लिख लीजिए, अब कभी मेरे पास में ना पैसा हो तो मना तो नहीं करेंगे ना। अब मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, जी नहीं, अगर आपके पैसा भी ना हो ना आपके पास, तब भी आप आ जाइएगा, मैं आपके लिए मिठाई कभी मना नहीं करूंगा। लड़की मुझे धन्यवाद करके मिठाई का पैकेट लेकर के चल पड़ी थी। अब मैं उसको जाते हुए देख रहा था कि कितनी सुंदर लड़की है। काश इस लड़की से मेरी शादी हो जाती, ये मेरी जीवन संगिनी होती तो कितना आनंद आता। मैं उसके सपने में जैसे खो गया था। अब मैं एक तरह से मन ही मन सोच रहा था कि कैसे मैं इस लड़की से शादी कर सकता हूं। ये लड़की बड़े घर की लग रही है, मैं एक हलवाई का बेटा। नहीं नहीं, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अपने आप को फिर कहने लगा, अजीत, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर वो लड़की प्यार करने लगे ना तो ये रिश्ता संभव हो सकता है। अब एक तरह से अपने मन को अब बहलाने की कोशिश करने लगा। आखिरकार 9 बजे के आसपास मैं अपनी दुकान बढ़ाया। जिधर लड़की गई थी ना, और उधर से ही मेरा रास्ता था मेरे घर का। अब मुझे नहीं मालूम था कि वो कहाँ रहती है। अब मैं एक तरह चलता जा रहा था।
मैं देखने की कोशिश करता कि कहीं लड़की रात के टाइम अब कहीं नजर आ जाए तो कितना आनंद आएगा, लेकिन वो लड़की नजर नहीं आई। मैं घर चला गया। अब फिर उस लड़की को ख्यालों में रात भर मैं सपने देखता रहा। ऐसी थी खूबसूरत। सबसे आवाज उसकी खनकती हुई। इतनी मीठी आवाज थी कि मैं उसकी आवाज में अब एक तरह से फंस के रह गया था। कहा जाए ना कि आवाज की जादू में मैं एक तरह से अब बेकाबू हो चुका था। आखिरकार अगले दिन सुबह से ही मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। कई लड़कियां आई, कुछ नाश्ता पानी पैक करा कर ले जाती थी, लेकिन वो लड़की नहीं आई। मुझे इंतजार रहा उसका, लेकिन वो नजर नहीं आई। शाम ढला और तब भी वो नजर नहीं आई। जब 8 बजा कल वाला टाइम हुई, तब अचानक लड़की कहां से आ गई मैं तो देख ही नहीं पाया। मैं शायद कोई काम में व्यस्त था और तब वो लड़की किधर से आई मुझे पता ही नहीं चला। लड़की ने जब पुकारा तब मैं उसकी तरफ देखा। वही खनकती आवाज, वही सुंदरता, लेकिन खास बात यह था कि कपड़ा भी वो कल वाली पहन रखी थी। उसने अपना कपड़ा चेंज नहीं किया था, लेकिन कपड़ा कहीं से भी गंदा मटमैला बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल चमकता हुआ साफ सुथरा कपड़ा, जैसे इसके इसी तरह के कपड़े पहनने का शौक हो। यही डिजाइन, यही प्रिंट, सब कुछ वही था। कोई बदलाव नहीं था। अब एक तरह से कहूं तो मैं उसको निहार रहा था। मैं उसकी तरफ देख रहा था और वो मेरे सामने खड़ी हुई मंद मंद मुस्कुरा रही थी। कहने लगी, बर्फी है? मैंने बोला, जी जी, आज तो बर्फी ज्यादा ही है, कितना चाहिए? कहने लगी हिसाब लगा करके, जैसे उंगलियों पर गिन रही हो। 5 किलो। 5 किलो दे दीजिए। अब तो मैं अब एक तरह से दुकानदार था। जितना बिक्री हो जाए उतना ही मेरे लिए अच्छा था। लेकिन मैं बोला कि आज भी कोई पार्टी है क्या? तब वो कहने लगी, नहीं, आज पार्टी वार्टी नहीं है, बस ऐसे ही मैं एक सहेली के घर जा रही हूं। अब खाली हाथ थोड़ी जाऊंगी, कुछ ना कुछ तो लेकर जाना ही है। मैं बोला, बहुत अच्छी बात है जी, अच्छी सोच। ऐसा ही होता है, लोग करते हैं। मैं भी कहीं जाता हूं ना तो जैसे आप करती है ना, मैं खाली हाथ कभी नहीं जाता। कुछ ना कुछ मिठाई वगैरह फल फ्रूट मैं लेकर जाता हूं। लड़की हंसने लगी। अब फिर हमारी बातों का सिलसिला चल पड़ा था। अब एक तरह से मैं उस लड़की के बारे में और जानकारी ले रहा था और लड़की खड़ी थी। तब मैंने कुर्सी साफ करके अब उसको बोला कि कब तक खड़ी रहेंगी, बैठ जाइए ना। क्या आपके पास वक्त है? वो कहने लगी, हाँ, शाम के टाइम मेरे पास में वक्त ही रहता है। अब फिर बातों का सिलसिला अब दोबारा से चल पड़ा था। मैं उसके बारे में जितना जानने की कोशिश करता, लड़की गोल मोल जवाब देती थी। कहती थी, मेरा परिवार गांव में रहता है, मैं पढ़ाई के सिलसिले में शहर आई हूं। मैं पूछता था कि आपके परिवार में कौन कौन है, और तब कहती थी कि मेरा भरा पूरा परिवार है, लेकिन सही सा जवाब नहीं देती थी। अब मैं एक तरह से सोच लिया था कि भला अपने परिवार के बारे में अब दूसरे से कोई जानकारी कोई क्यों शेयर करेगा जब तक उसके ऊपर विश्वास ना हो। शायद अभी लड़की का विश्वास मेरे ऊपर जमा नहीं है। मैं उसको इम्प्रेस कर रहा था। मैं कुछ नाश्ता पानी उसको दिया। अरे कम से कम समोसा खा लीजिए, देखिए मेरे हाथ का बना हुआ समोसा कितना स्वादिष्ट है। लड़की कहने लगी कि नहीं नहीं, अभी मुझे नहीं है। मैं बोला, मैं पैक करके देता हूं। तब बोली कि हाँ, पैक करके दे दीजिए, मैं अपने रूम में खा लूंगी। इसके बाद कुछ देर तक हम बात करते रहे। वो भी मेरे परिवार के बारे में पूछ रही थी। अब मैं अपना दुखड़ा सब सुनाने लगा कि देखिए, इस दुकान पर जहां बैठी है ना, यहां खड़ा होने की जगह नहीं होता था। इतनी भीड़ भाड़ होती थी। बगल में बस अड्डा था ना, लेकिन जब से बस अड्डा शिफ्ट हुआ तब से कहूं कि मेरी किस्मत खराब हो चुकी है। अब यहां वो पहले वाली रौनक ही नहीं है। मैं दिन भर कहूं, अब उसके आगे मैं अपना दुखड़ा रोने लगा था कि मैं दिन भर मक्खियां एक तरह से मारता रहता हूं। इतना काम ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैं अपने घर का खर्चा उठा पाता हूं। लेकिन अब यही है कि मेरे सर से बोझ उतरा हुआ है।
मेरी बहन का शादी पिता ने अब अपने टाइम में कर दिया था, जब ये दुकान सही सलामत चल रही थी, और नहीं तो आज मेरी बहन की शादी नहीं होती तो हम लोग कैसे कर पाते। अब कभी कभी मैं वो सोचता हूं। लड़की कहने लगी, अरे ज्यादा चिंता मत कीजिए, ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जो होना होता है वो तो होकर रहता है, अभी कुछ बिगड़ा थोड़ी है आपका। हो सकता है कि ये दुकान आपके फिर से चलने लगे, हो सकता है कि इससे बड़ी दुकान आप कहीं और ले लें, सब कुछ संभव है। बस इंसान का सोच मजबूत होना चाहिए। सपना कभी टूटना नहीं चाहिए, सपना हमेशा देखते रहना चाहिए, अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। लड़की अब एक तरह से कहूं ना, बड़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें कहती थी। अब मेरा तो दिल करता था कि बस ये बोलते जाए बोलते जाए। अब मैं उसकी बात को सुनता रहूं। आखिरकार जब 9 बजने में कुछ मिनट रह गए थे, 10 से 15 मिनट, तब वो लड़की कहने लगी कि मैं अब चलती हूं, मेरी सहेली इंतजार कर रही होगी। मैंने बोला कि देखिए, बस कुछ देर रुक जाइए, अब मैं भी दुकान बढ़ा रहा हूं। अब तो देख ही रहे ना, दुकान का रौनक नहीं है और बिक्री कुछ भी नहीं है। कल आपने मिठाई अब ले लिया, आज आपने ले लिया, तो कुछ आमदनी मेरी हो गई थी। लड़की एक तरह से मेरी तरफ देख रही थी। कहने लगी, धीरज मत खोए, सब कुछ अपने हिसाब से होता है, क्या पता कल आपके किस्मत में क्या लिखा है। अब उसकी बातों में बड़ा आनंद आता था। आखिरकार वो लड़की रुक गई थी। अब मैं जल्दी जल्दी अपनी दुकान बढ़ा करके 5 किलो अब मटेरियल था, बर्फी था, 4-5 समोसे था, सबको पैक करके अब मैं ले लिया था। अब कहने लगा, चलिए अब आप इतना वजन लेकर कैसे चलेंगी, मैं ले लेता हूं। चलने लगी लड़की। कहने लगी, ना ना, मुझे दे दीजिए। अब मैं मना कर दिया, नहीं, मैं चल ही रहा हूं ना, जिधर आपको जाना है और उधर ही मेरा घर है। और तब वो कहने लगी, आपने क्या कल देख लिया मैं किधर जा रही हूं? मैंने बोला, हां, बस आपको जाते हुए देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लड़की मेरे मतलब की बात समझ गई थी कि मैं अब उसे प्यार करता हूं, लेकिन वो कुछ बोली नहीं, बस मुस्कुरा के रह गई। और फिर हम लोग चुपचाप रोड पर चलने लगे। अब अंधेरा हो चुका था, कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट जल रही थी और तब उसका चेहरा मैं साफ देख पाता था, नहीं तो ज्यादातर हिस्सा अंधेरे में डूबा रहता था। आखिरकार एक पतली सी रोड आई, गली कहा जाए। रोड तो अब ज्यादा थोड़ा बड़ा होता है, गली जब आया ना, हां, तब कहने लगी, लाइए मुझे दे दीजिए और आप जाइए, रात काफी हो चुकी है, आपके घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। मैं कहने लगा हंस करके, अरे मेरा कोई इंतजार करने वाला नहीं है, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। हां, मेरी मां और पिता से जरूर इंतजार करती रहती। तब वो लड़की मुस्कुरा के कहने लगी, तब शादी क्यों नहीं कर लेते? मैंने बोला कि ऐसी कोई लड़की मिली नहीं। वो मेरी तरफ देख रही थी और कहने लगी, कैसी लड़की आपको पसंद है? मेरे मुंह से अचानक निकल गया कि आप जैसी लड़की। वो लड़की फिर मुस्कुराई और फिर उस गली की तरफ मुझे टाटा बाय बाय करके चल पड़ी। कल मैं आऊंगी शाम के टाइम में। अब तो मैं चुप ही हो गया था। लड़की जा रही थी और बार बार मुड़कर देख रही थी, जहां तक मुझे नजर आ रही थी। अब जब वो देखती तो मैं हाथ हिला देता था। जब तक वो नजर आती रही मैं उसी जगह पर खड़ा रहा। इसके बाद जब वो नजर नहीं आ रही थी तब मैं अपने घर के लिए चल पड़ा। प्यार हो चुका था मुझे तो यही लग रहा था कि अब काश ये लड़की मेरे दिल की बात समझ जाए। वो भी मुझे प्यार करती है कि नहीं करती है, मैं अभी तक समझ नहीं पाया था, लेकिन जो संकेत मिल रहे थे ना, वो संकेत को समझने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार वो इतने मेरे बारे में इतना क्यों पूछ रही थी? जरूर शायद वो मुझे चाहती है। हां, तभी तो मेरे परिवार के बारे में एक एक चीज की जानकारी ले रही थी। मैं भी बहुत खुश था, खुशी खुशी अपने घर पहुंच गया। इसके बाद मैं रात भर जब सपने में लड़की को देखता रहा, बड़ा ही आनंद आता था। सुबह वही काम, मिठाई बनाना, समोसे बनाना, ब्रेड पकोड़े, अब इन कामों में मैं लगा रहा। अब मुझे पता था कि लड़की अब शाम के टाइम जरूर आएगी
उसी टाइम पर। अब एक तरह से मैं बहुत खुश था। पड़ोसी सब जो मेरे मित्र थे, दुकानदार वाले, खास करके नाई वाला लड़का जो उसका सैलून था, जब उसके पास ग्राहक नहीं होते थे तो मेरे पास आ जाता था। बातचीत करते थे। मेरे चेहरे का रौनक देख करके कहने लगा, अजीत भैया, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे पर 2 दिन से रौनक काफी रह रहा है। अंदर की बात क्या है? मैं कहने लगी, अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, जैसा पहले था और आज मैं हूं वैसे ही हूं मैं। अब हुआ क्या है? वो मुस्कुरा के कहने लगा, भैया अंदर की कुछ जरूर स्पेशल बात है। मैं देखा था वो शाम के टाइम लड़की आपके दुकान पर आई थी, उससे आप बहुत घुल मिल के बात कर रहे थे। क्या कोई टाका लग गया क्या? मैं शर्मा गया और कहने लगा, हट पगले कहीं के, अरे वो हमारी दुकान की ग्राहक थी और दुकानदार अब अपने ग्राहक को एक तरह से भरोसे में लेने की कोशिश करता। मैं भी वही कर रहा था। अब उसके साथ बातचीत में अब मैं ऐसे ही अब अपने दुकान के बारे में बता रहा था और कोई विशेष बात नहीं है। नाई वाला लड़का अब उसके पास कोई ग्राहक आवाज दे दिया था और तब वो चल पड़ा था। लेकिन वो जो कुछ कह रहा था ना, बिल्कुल सत्य था। वाकई में मैं 2 दिन से बहुत खुश था। नहीं तो मैं सारा दिन दुकान पर अब एक तरह से उदास भाव में रहता था। लेकिन अब मेरे शरीर में फुर्ती भी थी, हर काम में तेजी से कर रहा था। आखिरकार वो वक्त आ चुका था। अब वो लड़की सेम टाइम पर 8 बजे के आसपास मेरी दुकान पर आ गई। अब बिना कहे एक कुर्सी खींच करके अब बैठ चुकी थी। मैं बोला, आज क्या चाहिए? कहने लगी, आज कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे मिठाई नहीं चाहिए। आज तो जरूरत ही नहीं है, जरूरत होती तो मैं जरूर ले जाती। और इसके बाद मैं बोला, फिर कुछ नाश्ता पानी कर लीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं। कहने लगी, नहीं, इच्छा नहीं है। इसके बाद वो अब बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया था। मैं समझ गया था कि लड़की मेरे में इंटरेस्ट ले रही है और मैं तो उसमें पूरा ले रहा था। मैं तो चाह रहा था कि आज लड़की हां बोले तो मैं कल शादी कर लूं। ऐसा ही मैं बावला हो चुका था उस लड़की के प्यार में। आखिरकार बातचीत का सिलसिला कुछ देर तक चलता रहा और नाई वाला लड़का जो था ना, सैलून वाला, वो हमारी दुकान के आसपास से ना जाने कितनी बार गुजर चुका था और मैं देखता। मैं जानता था कि उस लड़की को देखने के लिए आया था। खैर, अब मैं कुछ बोला नहीं। आखिरकार वो लड़की कहने लगी कि आप मेरी एक मदद करेंगे? मैंने बोला, जी जरूर, क्यों नहीं मदद करेंगे। तब वो कहने लगी, देखिए, अब कुछ ऐसी बात है जो मैं अभी आपको शेयर नहीं कर सकती, लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूं कि अगर मैं आपको मिठाई का ऑर्डर दूं तो क्या आप मिठाई अब हमारे बताए हुए ठिकाने पर पहुंचा सकते हैं? मैं बोला, ये तो मेरा अहो भाग्य, आप ऑर्डर करके देखिए, आप जहां कहेंगे आप शहर में, मैं मिठाई पहुंचा दूंगा। लड़की खुश हो गई थी। मैंने बोला कि कब का ऑर्डर है? कहने लगी, अभी वक्त है, जब 2 दिन 1 दिन रह जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन आप देखिए, आपने वचन दिया, जरूर पहुंचाएंगे ना? मैं बोलने लगा, शहर में जहां कहीं आप अब ऑर्डर लेना चाहेंगी, अब मैं अब एक तरह से ऑर्डर पहुंचा दूंगा और आपके लिए तो थोड़ा दूर भी जा सकता हूं। मजाक में अब एक तरह से हंसते हुए कहने लगा। अब लड़की फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका था और जब 9:15 बज गया तब लड़की कहने लगी, मैं चल रही हूं। मैं बोला, क्या रे, बस कुछ मिनट, इसके बाद मैं चलता। अब मैं उस लड़की के लिए अब थोड़ा सा मिठाई और समोसे वगैरह, ब्रेड पकौड़े वगैरह पैक कर दिया और उसके हाथ में पकड़ने लगा। बोली, ये क्या है? मैंने बोला, मेरी तरफ से है जी। अब लड़की मेरी तरफ घूर के देखने लगी। आप मुझे मोटा कर दोगे खा पी करके, मैं मोटी हो जाऊंगी। मैं मोटी नहीं होना चाहती। मैं हंस पड़ा कि देखिए, अब इतना खाते पीने से इंसान मोटा थोड़ी होता है, ये तो चलते चलते हजम हो जाता है। ऐसा ही है, फास्ट फूड समझ लीजिए आप। आखिरकार वो लड़की ने लिफाफा पकड़ लिया और तब तक मैं दुकान बढ़ा दिया था। फिर हम लोग बातचीत करते हुए उसी रास्ते पर चल पड़े। मैं कहने लगा, आप कहां पर रहती हैं? आप अपना घर दिखा सकती है?
कहने लगी मुस्कुरा करके कि अभी नहीं, अभी मेरे घर में लड़की है, ना जाने वो क्या सोचेगी। जब वो लड़की नहीं होगी तो मैं आपको जरूर आपके घर पर, अपने घर पर लेकर आऊंगी। हाँ, तब मैं समझ गया था कि इसके दिल में भी वही आग लगी हुई है जो मेरे सीने में जल रही है। वो भी मेरे प्यार में पागल है। अब मैं तो उससे डबल पागल हो चुका हूं। लेकिन लड़की कह रही थी कि अभी मेरे घर में मेरी सहेली है, जब वो ना रहेगी तो मैं आपके घर पर लेकर चलूंगी। मैं तो एकदम अब कहूं ना कि नाचने का मूड हो रहा था। मैं बहुत खुश था। आखिरकार मैं अपने घर पहुंच चुका था। बहुत खुश रहा करता था। मेरी मां मुझे खुश देखकर कहने लगी कि बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तू उदास रहता था ना, तो मैं बहुत तेरी फिक्र करती थी, और जब तू खुश रहता ना बेटा, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं कहने लगा, मां, मैं कहां उदास रहता हूं? कभी आपने उदास देखा है? मां कहने लगी, नहीं नहीं, मैं तुझे उदास कभी देखी नहीं। वो झूठ बोल रही थी। हां, खैर मां पहचान लेती है अपने बेटे को, अपनी बेटी को, कि लड़का उदास है, लड़की उदास है। 1 मिनट पकड़ लेती है। अब मेरी मां ने सही पकड़ लिया था। खैर, मैं उस लड़की से अब दोस्ती तो कर चुका था। अब मौका था कि कब लड़की वो मुझे अपने घर पर ले जाए, और फिर आगे का मैं इंतजार करने लगा। और वो टाइम भी आ चुका था। संडे का शाम था, 8 बजा हुआ था। आज सेम टाइम पर लड़की आई। मैंने पूछा मिठाई देनी है, तब वो मना कर गई कि नहीं, आज मिठाई की जरूरत नहीं है। अब कुछ देर तक हम बात करते रहे। अब फिर 9 बज चुका था। अब मैं दुकान बढ़ा करके उस लड़की के साथ चलने लगा। जब उस गली में आया मोड़ पर, मैंने बोला कि आज तो घर देखा, दो अपना कहाँ रहती हो? कहने लगी, चलो। अच्छा है, आज वो मेरी सहेली अपने गांव गई हुई है। मैं तो जैसे मेरा दिल धक से हो चुका था। मैं तो अंदर अंदर एक तरह से बहुत खुश हो चुका था। आखिरकार मैं अपने अब मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। वो अपने घर पर लेकर आई। बिल्कुल एकांत में बना हुआ घर था। आसपास में कोई घर नहीं था। खाली प्लॉट पड़े हुए थे। कोई अधूरा बना हुआ था, और कोई तो कुछ काम ही नहीं हुआ था। जंगल झाड़ उगे हुए थे। उस घर की हालत देख करके अब मैं कहने लगा कि आप इस जगह पर रहते हो, ऐसे घर में? वो हंस के कहने लगी, अरे घबराओ मत, मैं एकांत चाहती हूं। भीड़ भाड़ मुझे पसंद नहीं है। पढ़ाई में मुझे मन लगाना होता है। ये मन तभी लग सकता है कि जब जगह शांत हो। ये जगह पढ़ाई के लिए बहुत सही जगह है। यहां कोई मुझे शोरगुल अब महसूस नहीं होता है। मैं समझ गया कि लड़की बहुत पढ़ाकू है। पढ़ाई में इसका ध्यान रहता है। आखिरकार हम उसके घर में दाखिल हो गए। एकदम देखने में साधारण सा घर था। अब ज्यादा बड़ा भी नहीं था। 2 रूम का वो कमरा था, घर था, बाथरूम था, किचन था। लेकिन किचन में देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था खास। ज्यादा कुछ नहीं था, बस प्लेट सलेट पड़ी हुई थी। छोटे मोटे सामान थे, और बिस्तर जरूर मुझे महंगा लग रहा था। चादर बिछी हुई थी, वो भी महंगी थी, और वो जो बेड था वो भी मुझे महंगा लग रहा था। मैंने बोला कि आप दोनों सहेली एक ही बेड पर सोती हो? तब वो कहने लगी, नहीं नहीं, उस लड़की का बेड अलग है। अब फिर उसके कमरे में गए। वो भी बेड वैसे ही लगा हुआ था। मैं समझ गया था कि दोनों लड़कियां अलग अलग सोती है। इसके बाद लड़की अब मुझे अपने पलंग पर बिठाई कहने लगी, देखिए, मेरे पास में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपकी आदर सत्कार करूं। मैं तो होटल में खाना खाती हूं। आपको तो पता ही है सब कुछ। और वो लड़की ने पहले ही बता चुका था। मैं कहने लगा, देखिए, अब मेहमानबाजी करने की जरूरत नहीं है। हम आपके लिए कोई अनजाने नहीं है ना, मेरे लिए आप अनजानी हो। आखिरकार अब एक तरह से कहूं ना कि प्यार मोहब्बत की शुरुआत हो चुकी थी। लड़की शर्मा रही थी। अब मैं भी झिझक रहा था। लेकिन धीरे 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 बात बढ़ने लगी। आखिरकार वो पल आ चुका था जब हम दोनों एक होने लगे थे, और बाकी में वो शानदार पल मुझे आज भी याद है। आखिरकार मैं अब बोला कि मुझे अपने घर पर चलना चाहिए।
मेरी माँ बाप इंतजार कर रहे होंगे। लड़की कहने लगी, चलिए मैं आपको रोड तक छोड़ के आती हूं। मैं कहने लगा, नहीं नहीं, आप रुको, गली में अंधेरा है, फिर वापसी आओगी। तो मुझे एक तरह से अंधेरे में उस लड़की को छोड़ना नहीं चाहता था। बड़ी मुश्किल से उस लड़की को मनाया कि नहीं, आप घर में रुको, फिर कब मौका मिलेगा, मैं उससे पूछते ही पूछा। वो लड़की मुस्कुरा के कहने लगी, अभी जी नहीं भरा। मैंने बोला, नहीं। तब कहने लगी, जब वक्त आएगा मैं आपको बता दूंगी, अब जाओ आप। मैं हंसी खुशी अपने घर की तरफ लौटा था। अब मैं तो अब एक तरह से कहूं कि मैं अब उस लड़की को हर हाल में अब एक तरह से शादी के लिए राजी करना चाहता था। लेकिन वो मुझे उसको वक्त देना था ताकि वो मेरे बारे में भी अब बहुत जान सके। अब मैं तो अब जानना भी चाहता था उसके परिवार के बारे में। आखिरकार अब मैं अपने माता पिता से क्या कहूंगा कि लड़की कहाँ की है, उसके परिवार में कौन कौन है। अब हमारी माता पिता पुराने ख्यालात के थे, इतने एडवांस नहीं हुए थे, तो ऐसे वो लोग जरूर पूछते थे। आखिर प्रेम का मामला था। अब मुझे टाइम लेना था ताकि उस लड़की को मैं समझ सकूं अच्छी तरह से, वो भी मुझे समझ सके। ऐसा सिलसिला मेरे 2 टाइम मिल चुका था, वो भी संडे को संडे। आखिरकार हम भी खुश थे, वो भी खुश थी। अब मैं उससे बार बार पूछता था कि अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में आप जो भी जानकारी है आप बताओ। तब वो पूछने लगी, क्या करोगे परिवार के बारे में। मैं अब उसको बताने लगा कि देखो, अब हम दोनों तो एक हो ही चुके हैं। अब मैं चाहता हूं कि आपके साथ जीवन भर रहना, यानी कि आपके साथ शादी करना चाहता हूं। और तब वो लड़की एक तरह से मुस्कुरा पड़ी और कहने लगी कि अभी इसमें वक्त है, अभी दूर के मत सोचा करो, जो सामने चल रहा है इसी को हम देखते हैं। जब वो मौका आएगा ना तो मैं तुम्हें जरूर इशारा करूंगी, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और मुझे भी अच्छा लग रहा है और आपको भी अच्छा लगे। जब वो समय आएगा तो मैं आपको खुद बता दूंगी। लड़की टाल गई थी। अब मैं भी एक तरह से अब समझ गया था कि लड़की अभी शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहती। अभी तो इसकी पढ़ाई चल रही है। अब पढ़ाई करने के बाद में क्या करने वाली है, इसके बारे में मैं पूछा भी नहीं था। खैर, अब वो जो शाम के टाइम था ना, मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। लड़की आई और कहने लगी कि मैं आपसे अभी एक बार बोली थी ना कि एक पार्सल आप पहुंचा देंगे ना मिठाई का। मैंने बोला, हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है। तब कहने लगी, वो टाइम अब आने वाला है, 2 दिन के बाद अब चीज पर मैंने उस चीज की जरूरत पड़ेगी, उस मिठाई की, पार्सल की। मैंने बोला कि आप बताइए कौन कौन सी मिठाई चाहिए, मैं रेडी कर दूंगा। कितनी मिठाई चाहिए, मुझे सब कुछ लिखवा दीजिए। तब वो कहने लगी, नहीं, और कोई मिठाई नहीं चाहिए, मुझे बर्फी चाहिए, और बर्फी चाहिए तो 40 किलो। मैंने बोला कि कोई बड़ा फंक्शन है क्या। तब वो कहने लगी कि देखिए, मैं आपको कुछ बोलूंगी तो आप मेरे पर सवाल तो नहीं उठाएंगे। मैंने बोला कि नहीं, मैं आप पर बिल्कुल सवाल नहीं उठाऊंगा, आप बताइए तो सही, इतना सारा बर्फी आपको क्यों चाहिए। मैं भी उसकी बात से थोड़ा सा घबरा गया था कि 40 किलो बर्फी कितने लोग खाएंगे भाई, कौन सी बड़ी पार्टी है, क्या करना चाहती है। अब एक तरह से मैं अब खोज बनने लगा था। लड़की अब एक तरफ से नजरें झुकाए हुई थी। कहने लगी, देखिए, मैंने अपनी सहेलियों से शर्त लगाया था। मैंने बोला, कैसा शर्त। तब वो कहने लगी कि मैं बोलूंगी ना तो आप विश्वास नहीं कर पाओगे। मैंने बोला, हाँ मैं जरूर विश्वास करूंगा, अब बताओ तो सही। तब वो कहने लगी कि देखिए, हमारी सहेलियां जो है ना, अब मुझे आप एक तरह से कमजोर समझती थी, डरपोक समझती थी। अब मैं अपने अब जो सहेली है, मैं उनको साबित करना चाहती कि मैं डरपोक नहीं हूं, मैं भी एक साहसी लड़की हूं। मैंने बोला, इसमें मिठाई का क्या रोल है। लड़की मुस्कुरा के कहने लगी कि हां, इसका रोल बहुत है। मैंने बोला, कैसे। बोलने लगी कि मिठाई जो है ना, बर्फी शमशान के अंदर चाहिए,
पहली बार मैं उस लड़की का चेहरा देख रहा था। क्या बोली? आप कुछ देर चुप रही और फिर बोली जो आपने सुना। ये मिठाई का पार्सल मुझे शमशान के अंदर चाहिए, वो भी रात के 12 बजे। अब तो मेरी बोलती बंद हो गई थी। ये लड़की क्या है भाई? इस शमशान में अंदर जाकर के क्या साबित करना चाहती है? क्या क्या करने वाली है इतने सारे मिठाइयों को? अब मैं कुछ देर तक सोचता रहा और लड़की नजर झुकाए खड़ी थी। अब फिर मुझसे रहा नहीं गया कि मैडम देखिए, रात के टाइम लोग बाग शमशान की तरफ से गुजरते नहीं हैं और आप कह रहे हैं कि रात के 12 बजे शमशान के अंदर 40 किलो बर्फी लेकर मैं आऊं। आखिर उस बर्फी को शमशान में जरूरत क्या है? तब वो कहने लगी कि हां, ऐसी कुछ जरूरत है। मेरी जो सहेलियां है ना, अब मुझे आजमाना चाहती है, देखना चाहती है कि मैं बहादुर हूं कि नहीं, मैं साहसी हूं कि नहीं, कहीं मैं डरपोक तो नहीं। वो चाहती है कि बहुत सारी मिठाई लेकर के 40 किलो आप शमशान में जाओ और मिठाई को रख दो और वहां पर बैठे रहो। मैंने बोला, इससे क्या साबित होने वाला है? तब वो लड़की कहने लगी, क्या आपको मालूम है शमशान के अंदर में बहुत सारी आत्माएं भटकती हैं, एक से एक डरावनी आत्माएं। मैंने बोला, हां, मैं सुना हूं। तो इससे क्या साबित हो जाएगा? आपको डर नहीं लगेगा? कहीं आत्मा आपको पकड़ ले, आपको नुकसान पहुंचा दे? वो लड़की कहने लगी, नहीं, मुझे वही तो साबित करना है कि मैं किसी से डरती नहीं। अगर वो मिठाई मेरे पास में रहेगा ना, तो मैं रात भर शमशान में गुजार सकती हूं कि जो भी आत्मा आएगी वो मुझे छू नहीं सकेगी। वो सारा कुछ, उनका ध्यान फोकस उन मिठाइयों पर रहेगा। जो भी आएंगी मिठाई खाएगी, अब मुझे तो भूल जाएगी। इसलिए मैं पूरी रात काट देना चाहती हूं। मैंने बोला कि इतनी सारी मिठाई 40 किलो बहुत मायने रखता है। अब कहने लगी, नहीं नहीं, कोई मेरे लिए मायने नहीं रखता है, मैं आपको एडवांस दे रही हूं। मैं बोला, एडवांस की जरूरत नहीं है, आपने बोल दिया और मैं माल तैयार कर दूंगा। लेकिन वो लड़की नहीं मानी, मुझे पैसा दिया और बोली कि कम पड़े तो अब मैं फिर दे दूंगी। अब वाकई में मैं बहुत डर चुका था। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी कि रात के टाइम 12 बजे शमशान में जाना, मिठाई रख के आना मेरे बूते की बात नहीं थी। मैं उस शमशान के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था कि वहां पर लोग अब शाम जैसे अंधेरा हो जाता था, उसके बगल से गुजरने से डरते थे, खास करके अकेले लोग। मैंने बहुत सारे उस किस्से सुने थे और लोग बताते थे कि शमशान रात के टाइम में जाग जाता है। वहां पर बहुत तरह की आवाजें सुनाई पड़ती है, बहुत तरह का आवाज गूंजती रहती है, जैसे कोई रो रहा हो, कोई हंस रहा हो, कोई एक तरह से अब दौड़ता हुआ नजर आ रहा हो। ऐसी मैंने सब कुछ अब सुन रखा था। मेरी तो हालत खराब हो गई थी डर के कारण। अब मैं एक तरह से घबराया हुआ था। तब वो लड़की कहने लगी, अरे डरिए मत, डरिए मत, आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं रहूंगी आपके साथ में। आप सिर्फ इतना करना कि मिठाई का पार्सल पहुंचा करके आप लौट जाइएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। मैं आपको वहां पर रहने के लिए थोड़ी बोल रही हूं, लेकिन मेरे दिलो जान एक तरह से कहा जाए, अब मेरी आत्मा तो इस लड़की में बसी हुई थी। अब मैं उसको शमशान में अकेले कैसे छोड़ सकता था? मैं उसको समझाने का भरपूर प्रयत्न किया कि देखो, ये जो काम कर रही हो ना, ठीक नहीं है। मैं मानता हूं कि तुम निडर हो, लेकिन वो लड़की कह रही थी कि नहीं नहीं, मुझे साबित करना है। मेरी सहेलियां और कुछ मित्र उस जगह पर छिप करके मुझे अब देख रहे होंगे, और जब तक मैं ये काम नहीं कर लूंगी मुझे चैन नहीं पड़ेगा। मैं अपने आप को साबित इसी हिसाब से कर सकती हूं। अब मुझे पता है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा। वाकई में वह पल मेरे लिए बहुत ही खौफनाक डरावना था, और आखिरकार उस लड़की ने मुझे मना ही लिया। अब मैं भी अब उसके प्यार में था तो मान ही चुका था, और वो तारीख, समय, सब कुछ मुझे अब बता गई थी कि अब 2 दिन के बाद, अब आधी रात के वक्त में हमें चलना है। अब मैं अब ना चाहते हुए उस काम को करने के लिए तैयार हो गया। 40 किलो बर्फी मायने रखता है। आखिरकार लड़की अब अपने घर चली गई थी।
अब मैं भी अपने घर निकल आया था। अब मैं अपने पिता को अब दिन की आय कितनी हुई, क्या क्या कुछ हुआ, सब कुछ बताता था। लेकिन इस सौदे के बारे में मैं अपने पिता को नहीं बताना चाहता था। सब कुछ छिपा लिया था। अगर मैं बताऊंगा तो मेरे पिता मना कर देंगे, कहेंगे हमें जरूरत नहीं है ऐसा काम करने के लिए। मैं जानता था उनको। आखिरकार इस बात को, सौदे को मैं छिपा दिया था और मैं अब उस टाइम का इंतजार कर रहा था। सुबह होने के बाद मैं सब अब एक तरह से सामान जुटाने में, बर्फी बनाने में, क्योंकि वक्त भी लगता है 40 किलो बर्फी बनाने में। खैर, मैं 2 दिन में सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। अब एक तरह से कहूं ना, 2 बड़े बड़े थैलों में भर करके अब मैं तैयार हो चुका था। 20 से 20 किलो बर्फी, बिल्कुल ताजी और एकदम शानदार बर्फी जो मैं बनाया करता था। अब वही सब चीज रेडी था। 8 बजे वो लड़की आई। अब बोली कि सब कुछ तैयार है अजीत। मैंने बोला हाँ, जो आपने बताया था सब कुछ मैंने तैयार कर रखा है। 40 किलो अब 2 बैग मैंने भर रखा है 20 से 20 किलो का। मेरे पास में साइकिल थी। अब मैं साइकिल पर अब उसको लोड करके अब ले जा सकता था, वजन था। इसके बाद लड़की कहने लगी कि मैं जा रही हूं घर पर, मुझे और कुछ तैयारी भी करनी है और मैं आपको चौराहे के बाद में मिलूंगी, जहां से वो सड़क शमशान की साइड में जाती थी। टाइम भी बता दिया कि बस 12 बजे से पहले आप वहां मेरा इंतजार करना, हम दोनों साथ चलेंगे। मैं लास्ट टाइम तक उस लड़की को मनाने की कोशिश कर रहा था कि सब भूल जाओ, ये तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें मानता हूं ना कि तुम दिलदार हो, अब एक तरह से साहसी हो। छोड़ो दूसरों को क्या करना है। लेकिन लड़की जिद पर अड़ी रही कि नहीं, मुझे ये काम को करना है, मुझे साबित करना है। हमारे जो फ्रेंड सर्कल है अब एक तरह से उस जगह पर छिपे होंगे। वो देखना चाहते हैं कि रात मैं गुजार सकती कि नहीं। अब मैं सब कुछ अब एक तरह से तैयार हूं। मुझे कुछ नहीं होगा अजीत, तुम देख लेना। लास्ट तक मैं श्मशान से बाहर सुबह में निकल आऊंगी। अब उसकी जिद के आगे मैं झुक चुका था और वही हुआ। मैं अपने पिता को बोला, अपनी मां को, कि मैं आज रात को हो सकता है कि लेट लौटूंगा, हो सकता है कि मैं ना ही लौटूंगा, मैं सुबह तक आऊंगा। मेरे माता पिता पूछने लगी कहां जा रहा है। तब मैं अपने पुराने दोस्त का बात बताया, नाम बताया कि मैं उसके घर जा रहा हूं। अब उसके घर पर कुछ काम है और वो मुझे बुलाया है। तब मेरे माता पिता राजी हो गए थे। उसे मेरे दोस्त को अच्छी तरह से जानते थे, मेरे घर आता जाता था और कभी कभी मैं भी उसके घर आता जाता रहता था, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। आज सारा सामान हमारा दुकान के अंदर था। 11 बजे के आसपास मैं दुकान पर पहुंचा। मैं अपने साइकिल पर अब वो मिठाई का पैकेट अपलोड करके अब उस चौराहे पर पहुंच चुका था। मैं उस लड़की का इंतजार कर रहा था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। आसपास में अब एक तरह से जो चहल पहल था कभी का खत्म हो चुका था और वो जो सड़क पर ट्रैफिक था ना, अब एक तरह से थम चुका था। ना तो कोई आ रहा था ना कोई जा रहा था। हाँ, अब आसपास में अब आवारा कुत्तों की भौंकने की आवाज जरूर आ रही थी और वहां से शमशान लगभग 700-800 मीटर की दूरी पर था। पहला अब वहीं से उसका अब एक तरह से एरिया शुरू हो जाता था, लेकिन था वो लंबा। मैं अंदर कभी गया नहीं था। मुझे बहुत ही डर लगता था उस जगह पर। मैं अगर दिन में कभी गुजरता था दोस्तों के साथ में तो मैं कांप जाता था। जैसा लगता था कि वहां पर मुझे कोई देख रहा है और मुझे घूर रहा है। मैं एक से कहूं कि बहुत ही घबरा जाता था और वो डर आज भी लग रहा था जब मैं अकेले उस चौराहे पर खड़ा था। आसपास में कोई नहीं था। हवा साए साए चल रही थी। हवा की आवाज अब से मुझे डरावना लग रहा था। जरा सी आहट होती थी आसपास में तो जी डर जाता था, घबरा जाता था, दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। अब तो 11:15 हो चुका था। अभी तक उस लड़की का आता पता नहीं था, उनके दोस्तों का। आखिर उनके दोस्त कहां हैं? वो लड़की अभी तक कहां है? क्यों नहीं आई? 12 बज चुका था तब वो लड़की मुझे आती हुई दिखी। हाँ, मैंने उससे पूछा था
ना कि तुम हर रोज एक जैसी ड्रेस क्यों पहनती हो। आज भी उसी तरह का ड्रेस पहनती थी। कहने लगी, ये ड्रेस मुझे बहुत ही पसंद आता है। अब इस तरह का ड्रेस मेरे पास में बहुत सारा है। मैं इसमें अपने आप को बहुत ही हल्की फुल्की महसूस करती हूं। आज भी वही ड्रेस पहन रखी थी लड़की, जो शुरू से लेकर अभी तक मैं देख रहा था। और मैं जब उसको देखा ना, तब मेरे दिल की धड़कन थोड़ी शांत होने लगी। डर जो था ना, थोड़ा कम होने लगा। लड़की जब मेरे पास में पहुंच गई, अब मैंने उसे छूते ही सवाल किया कि तुम तो अपने दोस्तों के साथ आ रही थी ना, वो तुम्हारा दोस्त कहां है आज? तब वो लड़की मुस्कुरा के कहने लगी, अरे वो हमारे साथ क्यों आएंगे? या तो पहले आ चुके हैं या फिर आने वाले होंगे। हमें तो अपना काम करना है। आप सुनो अजीत, चलो बस ये सामान वहां तक पहुंचा दो और इसके बाद तुम लौट आना। अब मैं उसको उस टाइम तक मना करता रहा कि देखो, अभी जो काम जो कर रही हो ना, बहुत ही खतरनाक है। मैं उसको एक तरह से मनाने की कोशिश करने लगा कि अपनी जिद छोड़ दो। ये जो जिद है बहुत ही खतरनाक है, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूं। लेकिन वो जिद पर अड़ी रही। आखिरकार हम शमशान के मुहाने पर आ चुके थे। तब वो लड़की कहने लगी, बस साइकिल रोक दो और ये पैकेट अब एक तरह से उतार के रख दो। अब मैं इसको अंदर लेकर जाऊंगी। तुम्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं है। मैं घबरा गया था। मैं उसको वहां भी रोका कि नहीं, अभी भी हमारे पास समय है, हम लौट चलते हैं, छोड़ो इन बातों को। लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही। मैं बहुत कोशिश करता रहा कि देखो, अंदर खतरा है। रात गहरी हो चुकी है, आधी रात हो चुकी है। आज जहां तक मुझे अनुमान था कि आज अमावस की रात है। आज की रात तो इस शमशान में कहर बरपाने लगती है। और दिन के टाइम में उस जगह से मैं जहां अब निकलते हुए डरता था, मैं आधी रात के अब उसके गेट के पास में खड़ा था। अब मैं डर रहा था कि ना जाने कौन उसके अंदर से निकले और हम पर हमला कर दे, हमें घसीट कर ले जाए अंदर, अब फिर हमारी जान ले ले। मैं बहुत डरा हुआ था। लेकिन लड़की अपनी जिद पर अड़ी थी और कहने लगी, अजीत, अब तुम जाओ। अब तुमने अपना काम कर दिया है, अब तुम निकल जाओ। देखो, इस जगह के आसपास में रुकना नहीं। मैं तुम्हें जरूर मिलूंगी सुबह में। तुम मेरा इंतजार करना घर पर। मैं तुम्हें जरूर कल मिलूंगी। आखिरकार मैं मायूस हो चुका था। आखिरी मौके तक मैं उसको रोकना चाहा, लेकिन वो लड़की रुकी नहीं और फिर वो आगे बढ़ने लगी। अचानक वो पीछे घूमी और कहने लगी, अजीत, 1 मिनट रुको। मैं रुक गया था कि चलो कहीं मान गई है। वो डर लगा हुआ था। कहने लगी, मैं अब मन ही मन सोचने लगा कि कहेगी कि चलो अजीत, बहुत हो चुका है, हम घर लौट चलते हैं। लेकिन वो बात बोली नहीं। ना जाने कहां से एक सफेद मोतियों जैसा माला, ज्यादा लंबा नहीं था, और वो मेरे हाथ में पकड़ा दी है। अजीत, ये अपने पास में रखना। मैं बोला, ये क्या है? सफेद चमकता हुआ मोतियों का अब एक तरह से हार था, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं, छोटा सा हार था। मैंने बोला, ये क्या है? वो कहने लगी, मेरी अमानत है, इसको अपने पास में सुरक्षित रखना। जब मैं अब सही सलामत आ जाऊंगी तब मुझे लौटा देना, नहीं तो तुम अपने पास रखना। देखना, तुम दिन रात अब एक तरह से अब अपने आगे बढ़ते जाओगे, तरक्की करते जाओगे। मेरी आंखों से आंसू निकल गए। तुम कैसी बात कर रही हो? तुम लौट के आओगी। अब मैं कहूंगा तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, हम लौट चलते हैं, छोड़ो इन बातों को। ये फिजूल बातें हैं, तुम्हें अब साबित करके क्या मिलेगा? लड़की कहने लगी, देखो, मैं बहुत जिद्दी हूं, जो मैं ठान लेती हूं ना करके मानती हूं। अब अजीत, तुम लौट जाओ, अब देर मत करो, टाइम अब नजदीक आ रहा है, मुझे अब अंदर जाना है। अब एक तरह से मुझे धकेलते हुए अब वो जो हार था मैं अपने जेब में रख लिया था कि तुम्हारी अमानत है और तुम अब सुबह जब भी मिलना मेरे पास में रहेगा। अब मैं उस हार को लेकर के अब चल पड़ा था। साइकिल चला रहा था, बार बार मुड़कर देख रहा था। कुछ देर तक तो लड़की नजर आई
और उसके बाद अब वहां पर अंधेरा था। अब फिर वो लड़की मुझे नजर नहीं आई। मेरा दिल रोने को हो रहा था। अब मैं रुकना चाहता था, लेकिन मैं खुद डरपोक इंसान था। मैं अभी शमशान के बारे में ना जाने क्या क्या अब जानना जानता था, और उसके वजह से मेरे अब अंदर डर बहुत ज्यादा अब एक तरह से घिरा हुआ था। अब लड़की भी नहीं चाहती थी कि मैं इस जगह पर आसपास में रुकूं। वो कहती थी कि बस आप घर निकल जाना, हम सुबह जरूर मिलेंगे। आखिरकार मैं अपने घर पहुंच गया था, लेकिन मैं बहुत ही विचलित था, परेशान था। मेरे चेहरे पर चिंता के दिखाए एक तरफ से दौड़ रही थी। जब मेरी मां ने दरवाजा खोला, अरे आ गया अजीत, तू घबराया क्यों लग रहा है, पसीने पसीने क्यों हुआ पड़ा है? मैंने बोला, मां साइकिल चलाकर आ रहा हूं ना, तो ये तो स्वाभाविक है, ऐसा पसीना आ ही जाता है। मां अपने बच्चों को पहचान लेती है और उसको लगा कि कोई जरूर बात है। कहने लगी, नहीं बेटा, तेरे अंदर कुछ छिपा रहा है, तू बता नहीं रहा है। मैं कहने लगा, कैसी बात करती हूं मां, मैं आपसे कोई बात छुपाता हूं? मुझे अंदर आने दीजिए, अब मुझे सोना भी है और सुबह दुकान भी तो खुलना है। आखिरकार मां को मैं झूठ बोल करके अपने कमरे में आ गया था। अब मैं उसी लड़की के बारे में सोच रहा था कि लड़की अब शमशान के अंदर क्या कर रही होगी, कहीं वो खतरे में तो नहीं है। आखिरकार मुझे नींद आ चुका था। आज सपना में उसी शमशान का देखना शुरू किया। मैं देख रहा हूं कि मैं उसी गेट पर खड़ा हूं और वो मिठाई के पैकेट मेरे सामने है दोनों, और वो लड़की एक एक करके मिठाई का पैकेट लेकर जाती है। जब दोनों पैकेट लेकर जाती है ना, तो मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगता हूं। और लड़की कहती है, तुम अजीत, माने नहीं ना, तुम्हें घर जाना चाहिए था, तुम मेरे साथ में क्यों हो? मैं कहने लगा, बस मैं देखना चाहता हूं, मैं तुमको सुरक्षित अब इस जगह से निकालना चाहता हूं। आखिरकार लड़की मान जाती है, उसके साथ में मैं चल पड़ता हूं। शमशान बड़ा ही मैं अंदर से कभी देखा नहीं था। मैं देख रहा हूं कि लंबा सा शमशान है, टिन शेड लगा हुआ है, अब कई पेड़ भी लगे हुए हैं, बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है, वहां कोई नजर नहीं आ रहा। मैं कहने लगा कि वो तुम्हारी सहेलियां कहां हैं? तब लड़की मेरी तरफ घूर के देखने लगी और कहने लगी, सब आसपास में है, देखना कुछ ही देर में सब यहां पर मौजूद हो जाएंगे, आओ। लड़की अब एक जगह पर ले जाकर के मिठाई रखने लगी। मिठाई अब पैकेट से निकाल चुकी थी। अब छोटे छोटे मैंने अब पैकेट बनाए हुए थे मिठाई के, सब खोल करके अब एक तरह से जमीन पर रखती जा रही थी। आखिरकार दोनों बैग का मिठाई अब उसने जमीन पर रख दिया था। अब फिर जैसे ताली बजाई, आ जाओ। जैसे ही बोला आ जाओ ताली बजा करके, अब मैं जो देख रहा हूं ना, मैं अब एक तरह से बहुत डर चुका था। मैं देख रहा हूं कि श्मशान में से हर तरफ से आत्माएं निकल रही है, सब हवा के वेग जैसे हवा में सवारी कर रही है। पैर जमीन पर किसी का मुझे नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते हर तरफ से आत्माएं, अजीबोगरीब, कोई लंगड़ी, कोई लूलू, कोई नानक चेहरे वाली, हर किस्म की आत्माएं वहां पर प्रकट हो चुकी थी। आज सब मिठाइयों पर टूट पड़ी थी। अब मिठाई खा रही थी, और वो जो लड़की कहां है, मुझे नजर नहीं आ रही थी। अचानक वो भीड़ में कहां गायब हो गई। अचानक उसको कपड़ों से पहचाना, और जब मैं उसको देखा ना, तो मेरी आंखें विस्मय से फैल चुकी थी। मैं देख रहा हूं कि वो भी एक आत्मा बनी हुई है, और उन मिठाइयों को बड़े चाव से जल्दी जल्दी खाई जा रही है। बड़ी बड़ी उसकी आंखें लाल लाल नजर आ रही है। अचानक वो मेरी तरफ मुड़ के देखती है, एक झटके में मेरे पास पहुंच जाती है और कहती है, अजीत, तुमने मेरा वो रूप देख लिया ना, चलो मैं तुम्हें अब डराना नहीं चाहती अजीत, तुम जितना जल्दी हो सके इस जगह से भाग जाओ, नहीं तो ये मिठाई खत्म होगा ना, अब फिर तुम्हारी खैर नहीं रहेगी। ये आत्माएं तुम्हारी बोटी बोटी नोच लेगी। तुम जितना जल्दी हो सके इस जगह से निकल जाओ, भाग जाओ अजीत, भाग जाओ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। अगर मेरी जिंदगी रही सही सलामत, मैं तुमसे जरूर मिलूंगी।
लेकिन उस हार को संभाल के रखना, उस हार को खोने मत देना। देखना उस हार से तुम्हारी तरक्की होती जाएगी। इसके बाद वो लड़की मुझे धक्का दे करके शमशान से बाहर निकाल देती है और उसी वक्त मेरी आंख खुल जाती है। मैं पसीने पसीने नहाया हुआ, डरा हुआ, जैसे अभी मैं शमशान में हूं। हर तरफ देख रहा हूं, लेकिन ये मेरा कमरा है। आखिर ये सब क्या था? डरते डरते मैं सो नहीं पा रहा था कि कहीं भयानक सपना वो फिर ना आ जाए। आखिरकार जब मुझे नींद आई तो सुबह का 4 बज चुका था और इसके बाद मेरी मम्मी दरवाजा पीट रही थी। अजीत, दुकान पर नहीं जाना है क्या बेटा? तब मेरी आंखें खुली। मेरा चेहरा पीला पड़ा हुआ था। मेरी मां देखते ही पहचान गई। अरे, तू सोया नहीं रात भर? क्या कर रहा था? अब मैं क्या बताऊं कि मैं क्या कर रहा था, क्या देखा था, क्या समझा था? मां को मैं झूठ सांच कुछ बोल दिया। अब मां शायद मेरी बात का यकीन नहीं कर रही थी। आखिरकार मैं अपनी मां को समझा चुका था कि डरने की कोई बात नहीं, मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। दुकान पर मैं आ चुका था, मैं अपने काम में अब लग चुका था, लेकिन अभी भी मेरा दिल तेजी से कभी कभी धड़कने लगता है। क्या वो लड़की सही सलामत अपने घर पर आ चुकी? अभी मुझे कोई संकेत मिला नहीं था ना, मैं उस लड़की को अभी तक देख पाया था। चिंता में डूबा हुआ था। जैसे जैसे शाम हो रही थी, अब मेरे मन बहुत ही बेचैन हो रहा था। मुझे अब ऐसा ना जाने क्यों लग रहा था, उसके साथ में कहीं कुछ घटना तो नहीं हो चुकी। दिल में ऐसे ही बार बार ख्याल आ रहे थे। आखिरकार मैं आज जल्दी दुकान बढ़ाने लगा तो नाई वाला लड़का, जो सैलून वाला था, वो आ गया। भैया, आज आपके चेहरे पर वो रौनक नहीं दिखाई दे रहा, चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ है। बात क्या है भैया? मैं कहने लगा, नहीं नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा हल्का फुल्का तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूं। मैं अपना साइकिल लेकर के चल पड़ा था। जब उस गली में पहुंचा तो अंधेरा हुआ पड़ा था। जब मैं उस गली में निकला जहां उस लड़की का घर था, तो उस घर में रोशनी थी। रोशनी को देख करके मुझे सुकून हुआ कि चलो, लड़की सही सलामत घर तक आ गई है। अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अब लौट जाना चाहिए। लेकिन मन में क्या ख्याल आया कि चलो एक बार दस्तक देते हैं, देखते हैं। मैं दिल कड़ा करके अब उस दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। दस्तक दिया तो कुछ देर के बाद एक लड़की की आवाज आई, कौन है बाहर? मैं बोला, जी मैं, मेरी मिठाई की दुकान है पुरानी बस अड्डे पर। लड़की आकर दरवाजा खोला, जी भैया बताइए, कोई मिठाई का ऑर्डर हमने दिया नहीं। मैंने बोला, जी आप अकेली? बोले, नहीं नहीं, हम 2 हैं। मैंने बोला, वो दूसरी लड़की कहाँ है? क्या बात है, कोई पुराना उधार है? मैंने बोला कि बस ऐसे ही समझ लीजिए, आप जरा उस लड़की को बुला दीजिए, जरूरी काम है, मैं बाहर ही खड़ा हूं। तब वो नया नाम लेकर पुकारी, जो मेरी सहेली का नाम था। वो तो अलग था। मैं अब हैरत में पड़ गया था, ये नया नाम लेकर के लड़की को क्यों पुकार रही है? वो मेरी मित्र तो नहीं थी। आखिरकार एक नई लड़की मेरे सामने में दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। जी भैया। अब तो मैं देख करके हैरान था, वो मेरी दोस्त ही नहीं जो मुझे अब इस घर में लेकर आई थी। कहती थी कि मैं इसी घर में रहती हूं, पढ़ाई करती हूं, अब गांव की रहने वाली हूं। शहर पढ़ने के लिए आई, लेकिन वो लड़की तो थी नहीं। ये क्या हो रहा भाई? कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त। मैं दोनों लड़की मेरे पास में आ गई। भैया क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो। मैं अब क्या बताऊं? तब मैंने अपने दिल पर हाथ रख के अब एक तरह से खामोश हो गया था। लेकिन लड़की कह रही थी, भैया आप बताओ ना, बात क्या है? अब आप इस लड़की को जानते नहीं ना? मुझे जानते हो, मैं तो आपकी कभी दुकान देखी भी नहीं। तो बात क्या है? आप एक तरह से समझने की कोशिश करने लगी। आखिर मैं इस घर पर क्यों आया हूं, किनसे मिलना चाहता हूं? मैं अब उस लड़की का नाम बताया कि देखिए, शायद वो लड़की यहीं पर रहती है। जैसे ही मैंने नाम लिया ना, वो जो पहली वाली लड़की थी,
वो एकदम डर गई थी। क्या बोले? दोबारा नाम लेना। मैंने बोला, जी, उस लड़की का नाम ये है। एक कदम पीछे हट गई थी। लड़की कहने लगी, कब आप जानते हो उस लड़की को? मैंने बोला कि बस कल तक जानता था, कल तक मैं उससे मिला था। अब मैं एकदम भौंचक्का रह गया था कि ऐसी क्यों बात कर रही है। क्या हुआ लड़की के साथ में? कोई हादसा तो नहीं हो गया रात में? आखिरकार वो मुझसे पूछने लगी कि भैया, पहेली मत पूछो, अब ये लड़की जो है ना, इस घर में नहीं रहती है। मैंने बोला कि कल तक तो इस घर में लड़की रहती थी, तो आज क्यों नहीं है? कहाँ गई वो लड़की? वो पहली वाली लड़की जो थी, बताने लगी, भैया, जिस लड़की के बारे में आप बात कर रहे हो ना, वो एक तरह से मेरी सहेली थी। 1 साल पहले की बात है। वो गांव गई थी और वहां पर कुछ उसके साथ में हो गया था। एक्सीडेंट वगैरह हो गया था और उसमें उसकी मौत हो गई। अब तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। ये कैसे हो सकता है? लड़की पूछ रही। भैया, आप जानते थे क्या उस लड़की को? अब मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, मुझे रोता हुआ हालत में देख करके, और लड़की मेरे नजदीक आ गई। भैया, क्या आपकी मित्र थी? अब मैं क्या बताऊं? आखिरकार दूसरी लड़की पानी लेकर आई। भैया, पानी पीजिए और चलिए अंदर, 2 मिनट बैठ जाइए, शांत रहिए। आखिरकार वो सब पूछने लगी। भैया, आप बताओ तो सही, कैसे जानते थे? तब मैंने अब हर बात बताने लगा कि लड़की मेरी दुकान पर आई थी, उससे मेरी दोस्ती हुई। इस घर में मैं 2 बार आ चुका हूं। अब वो दोनों लड़कियां हैरान थी। तब मुझे सब कुछ समझ में आ गया था। वो जो लड़की पहले वाली बता रही थी, सही बता रही थी। वो मेरी जो दोस्त थी ना, एक आत्मा थी, और वो आत्मा रहते हुए आप मेरे साथ में मिली थी। सब कुछ वही हो रहा था जो चाह रही थी। आखिरकार मैं इतना डर चुका था कि मैं जल्दी से जल्दी अपनी मां के पास पहुंचना चाहता था। हर एक बात अपनी मां से शेयर करना चाहता था। आखिरकार मैं अपने घर लौटा। अब बिना कुछ छिपाए हुए हर एक बात अपनी मां से बताया, और तब मुझे मां डांटना शुरू किया। और मेरी मां कहने लगी कि देख, मुझे पहले ही शक हो चुका था कि तो तेरे साथ में कुछ हो रहा है, लेकिन तू मुझे बता नहीं पा रहा था। देखा, मेरे मन की बात सही हो गई। नहीं, चल, डर मत, वो तेरी मित्र थी, तेरे साथ में कुछ ऐसा नहीं करेगी। अगर करना होता ना तो बहुत पहले कर लेती। डरने की जरूरत नहीं है। अगर तेरे साथ में कुछ हुआ ना तो हम है ना, हम देख लेंगे। आखिरकार मां ने मुझे बहुत दिलासा दिलाया। अब मैं भी उस लड़की से डर थोड़ी कहा रहा था। मैं डर नहीं रहा था, मैं घबराया हुआ था। ऐसा हादसा जो मेरे साथ में हुआ था, ये पहली बार अब मैं बिल्कुल डर चुका था। क्या मैं एक आत्मा से मिलता था जिसको मरे हुए 1 साल हो चुका था? यह सुनकर के मुझे खौफ हो गई थी, डर लगा था। खैर, मेरी मां ने मुझे संभाल लिया और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब इसके बाद में वो मेरी दुकान थी ना, एक ग्राहक आ गया और कहने लगा कि मुझे आपका ये दुकान चाहिए, बताओ कितने में दोगे? और वैसे भी हमारी दुकान नहीं चल रही थी। मैं सोचा कि बस ये मस्ती करने के लिए आया है, ये दुकान यहां क्यों लेगा? यहां बस अड्डा भी तो चली गई है। तब मैंने अब उस दुकान का डबल रेट बता दिया जो वहां पर भाव चल रहा था, और उसका मैंने डबल बता दिया। और वो हां भर गया था कि बस मुझे सौदा पसंद है, कल से दुकान मेरी होगी। और एक तरह से एडवांस भी दे चुका था। अब ये सब इतना जल्दी हुआ था कि मैं समझ ही नहीं पाया था। मैं घर में आया, पिता को एडवांस का रुपया पकड़ाया तो ये क्या है? और तब मैंने बोला, दुकान मैंने बेच दिया। कितने में बेचा? भड़क के बोले। और जब मैंने बताया ना तो मेरी तरफ बड़ी विस्मय से देख रहे थे, आंखें बड़ी बड़ी करके। ये कैसे कर लिया तूने? अब मैं क्या बताऊं? मेरे मुंह से निकला और वो खरीदने वाला मान चुका था। खैर, दुकान मेरी बिक चुकी थी। इसके बाद जो भी पैसा आया था, इसके बाद मैं अब एक तरह से मेन बाजार में मैंने अपने लिए दुकान खरीदा और दुकान मेरी चलने लगी। अब मैं शादी भी कर लिया हूं और उस दुकान की वजह से
मैं आज मेरा परिवार सब कुछ सुख शांति से है। लेकिन मैं ये जानता जरूर हूं कि जो लड़की ने मोतियों का माला दिया था और उसको बोला था कि मेरी अमानत है, इसको संभाल के रखना, इसको खोने मत देना, आज देखना तुम जरूर तरक्की करोगे एक दिन, अब वही हो रहा था। आज भी मैं कभी कभी सपने में अब जैसे उस लड़की को देखता हूं और वो लड़की दूर खड़ी हुई मुस्कुराती हुई मेरी तरफ देखती रहती है और फिर अपने हाथ हिला करके जैसे मुझे बाय बाय कर रही हो। अब नजर नहीं आती है, अब मैं चौंक जाता हूं और फिर मैं सपने से जाग जाता हूं और तब मैं देखता हूं कि मैं तो अपने घर में हूं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अजीत जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।